क्या आपको लगता है कि वैम्पायर सिर्फ कहानियों में होते हैं? साल 2026 की इस कड़कड़ाती ठंड में हिमाचल के पहाड़ों में एक पत्थर का संदूक मिला और उसके अंदर जो निकला उसने विज्ञान के होश उड़ा दिए। रवि ने जैसे ही उस सूखी हुई लाश को छुआ, उसे नहीं पता था कि उसकी रगों में दौड़ता गर्म खून अब उसका अपना नहीं रहा। ड्रैकुला वापस आ गया है और वो शायद इसी वक्त आपके पीछे खड़ा है। पूरी कहानी देखने के लिए अंत तक बने रहें, क्योंकि आज रात कोई नहीं बचेगा। हिमाचल प्रदेश के सुदूर पहाड़ों में बसा राखा गांव सर्दियों में दुनिया से कट जाता है। यहाँ की हवा में देवदार के पेड़ों की महक कम और एक अजीब सी खामोशी ज्यादा रहती है। रवि, जो एक पुरातत्वविद है, यहाँ सरकार के एक प्रोजेक्ट के लिए आया था। उसका काम था उन पुरानी गुफाओं का नक्शा बनाना जिन्हें स्थानीय लोग नरक के द्वार कहते थे। रवि एक तार्किक व्यक्ति था। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ पुराने लोगों की कल्पना थी। लेकिन उस शाम जब सूरज की आखिरी किरण पहाड़ की चोटी को चूम रही थी, रवि को गुफा के सबसे गहरे कोने में एक पत्थर की दीवार मिली जो बाकी से अलग थी। उस पर एक चिन्ह बना था, एक ड्रैगन जो अपनी ही पूंछ को निगल रहा था। साहब, इसे मत खोलिए, उसके गाइड ने कांपते हुए कहा। पुरानी कहानियां कहती हैं कि इसके पीछे वह सोया है जो कभी मरता नहीं। रवि मुस्कुराया। कहानियां इतिहास नहीं होती, चमन। उसने कुदाल उठाई और एक जोरदार प्रहार किया। पत्थर टूटते ही एक ठंडी सड्डी हुई हवा बाहर निकली, जिससे वहां मौजूद मशालें बुझ गईं। अंधेरे में रवि को सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी सूखी हुई धड़कन। गुफा के अंदर एक काला संदूक मिला। वह पत्थर का बना था और उस पर लोहे की जंजीरें लिपटी हुई थीं। रवि और उसकी टीम उसे अपने बेस कैंप, एक पुरानी हवेली, ले आए। रात के 11 बज रहे थे। रवि अकेले अपने कमरे में उस संदूक का मुआयना कर रहा था। जैसे ही उसने जंजीरें काटी, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें भाप बनकर हवा में तैरने लगी। संदूक के अंदर कोई खजाना नहीं था। वहां एक बेहद लंबा सूख चुका इंसानी कंकाल जैसा शरीर था, जिसकी खाल मोम की तरह पीली और सख्त थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थे उसके दांत। ऊपर के 2 दांत होंठों को चीरकर बाहर निकले हुए थे। रवि ने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। 14 फरवरी 2026, राखा कैंप। आज जो मिला है वो विज्ञान को चुनौती दे सकता है। यह शरीर मम्मी जैसा दिखता है, लेकिन इसके टिश्यूज अभी भी जीवित लगते हैं। जब मैंने इसे छुआ तो मुझे लगा कि मेरे दिमाग में किसी ने चीख मारी है। मेरी उंगली पर एक छोटा सा कट लग गया था और ताज्जुब की बात यह है कि संदूक की उस सूखी लाश ने मेरे खून की एक बूंद अपनी ओर खींच ली। क्या यह संभव है? आधी रात को रवि की नींद टूटी। बाहर बर्फ का तूफान चल रहा था। उसे लगा कि कोई उसके कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा है। जब उसने टॉर्च जलाई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कांच पर जमी भाप पर उंगलियों से कुछ लिखा था। मेरा स्वागत करो, रवि। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वह संदूक की ओर मुड़ा। संदूक खुला था और वह खाली था। अगले दिन दिल्ली से एक खोजी पत्रकार मीरा राखा पहुंचती है। वह सालों से ड्रैकुला के उस पुराने मिथक का पीछा कर रही थी, जिसका संबंध ब्रैम स्टोकर की डायरी के उन पन्नों से था जिन्हें कभी प्रकाशित नहीं किया गया। उसने रवि को एक पुरानी फोटो दिखाई। यह फोटो 19वीं सदी की है, रवि। इसमें जो आदमी खड्डा है उसे देखो। रवि के हाथ कांपने लगे। फोटो में वह काला संदूक था और उसके पीछे खड्डा शख्स बिल्कुल रवि जैसा दिख रहा था। वह तुम्हारा पूर्वज नहीं था, रवि, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। वह उसका पहला शिकार था। ड्रैकुला को जागने के लिए उसी खून की जरूरत थी जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। रवि अब समझ चुका था कि उसने अनजाने में क्या आजाद कर दिया है। पूरे गांव में पालतू जानवर मरे हुए मिलने लगे। उनके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। राखा गांव की वह पुरानी हवेली अब एक ठंडे कफन की तरह खामोश थी। मीरा की दी हुई चेतावनी रवि के दिमाग में हथौड़ों की तरह बज रही थी। जनरेटर खराब हो चुका था और पूरी हवेली सिर्फ मोमबत्तियों की पीली रोशनी में डूबी थी। रवि अपने कमरे में अकेला था। उसने हाथ में एक छोटा चाकू पकड़ रखा था। अचानक खिड़की के बाहर जो बर्फीला तूफान चल रहा था वह एकदम थम गया।
सन्नाटा इतना गहरा था कि रवि को अपनी खुद की धड़कन किसी नगाड़े जैसी सुनाई दे रही थी। तभी कमरे के कोने में रखे उस खाली पत्थर के संदूक से एक काली गाढ़ी धुंध निकलने लगी। रवि! एक फुसफुसाहट गूंजी। यह आवाज कमरे के अंदर से नहीं बल्कि सीधे रवि के दिमाग के अंदर से आ रही थी। रवि ने अपनी टॉर्च उस कोने की ओर घुमाई। रोशनी के घेरे में जो दिखा उसने रवि का खून जमा दिया। वहां एक साया खड़ा था। वह साया 7 फीट लंबा था। उसकी त्वचा रात की चांदनी जैसी सफेद थी और आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल। उसने एक पुराना फूला हुआ कोट पहना था जो सदियों पुराना लग रहा था। तुम कौन हो? रवि की आवाज लड़खड़ा गई। वह साया धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ा। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, बेहद खूबसूरत लेकिन उतना ही डरावना। उसके होंठ काले पड़ चुके थे और जब वह मुस्कुराया तो उसके लंबे पैनी सुई जैसे दांत चमक उठे। मैं वह हूं जिसे तुमने अपनी जिज्ञासा से जगाया है, वो जीव बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई कब्र से बोल रहा हो। तुम्हारी रगों में दौड़ता वह गर्म खून, वह मेरा अधिकार है रवि। ड्रैकुला ने एक पल में दूरी कम कर दी। वह इतनी तेजी से हिला कि रवि की आंखें उसे देख भी नहीं पाईं। अगले ही पल रवि की गर्दन पर ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। वह हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। छोड़ो मुझे! रवि ने चाकू से वार करना चाहा, लेकिन ड्रैकुला ने उसकी कलाई को ऐसे मरोड़ा जैसे वह सूखी लकड़ी हो। चाकू फर्श पर गिर गया। सदियां बीत गईं। ड्रैकुला ने रवि की गर्दन के पास झुककर गहरी सांस ली, जैसे वह उसके खून की खुशबू का आनंद ले रहा हो। इतने शुद्ध खून का स्वाद चखे हुए युग बीत गए। जैसे ही ड्रैकुला के दांत रवि की खाल को छूने वाले थे, कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। मीरा वहां खड़ी थी। उसके हाथ में एक पीतल का प्राचीन कलश था। उसने चिल्लाकर कुछ शब्द कहे और कलश से एक लाल पाउडर ड्रैकुला की ओर फेंका। एक भयानक चीख हवा में गूंजी। ड्रैकुला का चेहरा धुएं से भर गया, जैसे उसे तेजाब से जलाया गया हो। वह पीछे हटा और एक पल में खिड़की के बंद शीशों को चकनाचूर करता हुआ बाहर अंधेरे में गायब हो गया। रवि जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। उसकी गर्दन पर खरोच के निशान थे। मीरा ने उसे सहारा दिया। वह क्या था? रवि ने कांपते हुए पूछा। वह अंत की शुरुआत थी, मीरा ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन हम अकेले इसे नहीं रोक सकते। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर भारी कदमों की आहट हुई। एक लंबा व्यक्ति जिसने लंबा लेदर कोट पहना था और जिसके कंधे पर एक अजीब सा बैग था, अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और हाथ में एक चांदी की चेन वाली घड़ी। उसने अपनी टोपी उतारी और रवि की ओर देखा। मेरा नाम एरिक वैन हेल्सिंग है और मुझे लगता है कि तुमने उस शैतान को जगाने में थोड़ी जल्दी कर दी, मिस्टर रवि। एरिक वैन हेल्सिंग के आते ही कमरे का माहौल बदल गया। उसकी आंखों में वह चमक थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने साक्षात मौत को करीब से देखा हो। रवि अभी भी अपनी गर्दन सहला रहा था, जहां ड्रैकुला के ठंडे स्पर्श ने नील डाल दिया था। हमें यहां से निकलना होगा, एरिक ने अपनी भारी आवाज में कहा। उसने अपनी लेदर जैकेट के अंदर से एक चांदी की छोटी डिबिया निकाली और उसमें से कुछ राख रवि के जख्म पर मल दी। रवि को ऐसा लगा जैसे उसकी खाल पर जलते अंगारे रख दिए गए हों। वह दर्द से कराह उठा। यह पवित्र राख है रवि, एरिक ने शांति से कहा। अगर वह तुम्हें पूरी तरह काट लेता तो सूरज उगने तक तुम भी उसी की तरह खून के प्यासे बन जाते। तभी हवेली के बाहर से एक डरावनी आवाज आई। वह किसी जानवर के रोने जैसी थी, लेकिन उसमें इंसानी चीखें घुली हुई थीं। रवि ने खिड़की से बाहर झांका और उसका दिल बैठ गया। गांव के लोग, वो मासूम किसान और मजदूर, हवेली की ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वे बेजान पुतलों की तरह चल रहे थे। उसने उन्हें अपना गुलाम बना लिया है, मीरा ने खौफ से फुसफुसाते हुए कहा। वह हमें यहीं घेरना चाहता है। अचानक हवेली की छत जोरदार धमाके के साथ फटी। छूने और पत्थर की धूल के बीच से एक काला साया नीचे झपटा। ड्रैकुला! लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ हजारों चमगादड़ थे जो एक काले बादल की तरह कमरे में भर गए। सब कुछ धुंधला हो गया। रवि ने मीरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे जोर से पीछे धक्का दिया।
एरिक ने अपनी चांदी की चेन वाली पिस्तौल से फायर किया, जिससे नीली रोशनी की लपटें निकलीं, लेकिन ड्रैकुला बिजली की गति से मीरा की ओर बढ़ा। नहीं, रवि चिल्लाया। ड्रैकुला ने मीरा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी लाल आंखें रवि की आंखों में गड़ी थीं। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो रवि, तो उसी गुफा में आओ जहां तुमने मुझे जगाया था, लेकिन याद रखना तुम मेरा नाश्ता हो और वह मेरी दुल्हन बनेगी। एक डरावनी हंसी के साथ ड्रैकुला मीरा को लेकर अंधेरे आसमान में गायब हो गया। चमगादड़ धीरे धीरे छंट गए, पीछे सिर्फ टूटी हुई हवेली और सन्नाटा छोड़ गए। वह उसे मार डालेगा, रवि पागलों की तरह चिल्लाने लगा। एरिक ने उसे कंधे से पकड़कर झकझोरा। शांत हो जाओ, वह उसे अभी नहीं मारेगा। उसे तुम्हारे पूर्वज का खून चाहिए जो तुम्हारी रगों में है, ताकि वह अपनी शक्तियों को पूरी तरह वापस पा सके। मीरा सिर्फ एक चारा है। एरिक ने अपना बैग खोला। उसमें से पुरानी किताबें, चांदी की खूंटियां और आधुनिक यूवी लाइट वाले बम निकले। सूरज उगने में अभी 4 घंटे हैं, एरिक ने घड़ी देखते हुए कहा। यही वह समय है जब उसकी शक्ति चरम पर होती है। हमें उसी गुफा में जाना होगा जिसे तुम्हारे लोग नरक का द्वार कहते हैं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो रवि? रवि ने फर्श से वह चाकू उठाया जो गिर गया था। मरने के लिए नहीं, उसे वापस भेजने के लिए। रवि और एरिक राखा की उन बर्फीली पहाड़ियों को पार करते हुए गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा के चारों ओर खून की एक लकीर खींची हुई थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां चलती हुई दिखीं। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में, जहां रवि ने वह पत्थर का संदूक पाया था, अब एक विशाल सिंहासन जैसा ढांचा बना हुआ था। मीरा वहां एक पत्थर के खंभे से बंधी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ड्रैकुला वहां अंधेरे में बैठा था, अपने हाथ में एक प्राचीन प्याला लिए। आओ रवि, ड्रैकुला की आवाज गूंजी। तुम्हारा स्वागत है। एरिक वैन हेल्सिंग को साथ लाए हो? तुम्हारे परदादा ने भी यही गलती की थी। देखो उनकी हड्डियों को, वे यहीं कहीं धूल छाट रही हैं। एरिक ने अपनी यूवी लाइट चालू की, लेकिन ड्रैकुला सिर्फ हंसा। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और गुफा की छत से सैकड़ों लाशें लटकने लगीं। यह इस खौफनाक दास्तां का अंतिम और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला अध्याय है। गुफा के भीतर की हवा इतनी ठंडी थी कि फेफड़ों में बर्फ जम रही थी। एरिक वैन हेल्सिंग ने अपनी चांदी की खूंटी को मजबूती से पकड़ा, लेकिन ड्रैकुला की एक हल्की सी मुस्कान ने उसे हवा में उड़ाकर पत्थर की दीवार से दे मारा। एरिक का सिर फूट गया और उसकी पवित्र चीजें फर्श पर बिखर गईं। बेचारे वैन हेल्सिंग, ड्रैकुला की आवाज गूंजी, जो अब किसी इंसान की नहीं बल्कि हजारों मरते हुए लोगों की चीख जैसी लग रही थी। तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे मारने की कोशिश में खुद खत्म हो गई। रवि भागकर मीरा के पास पहुंचा, जो बेजान लटकी हुई थी। उसकी गर्दन पर 2 गहरे छेद थे, जिनसे काला खून रिस रहा था। मीरा, आंखें खोलो, रवि चिल्लाया। तभी ड्रैकुला रवि के ठीक पीछे प्रकट हुआ। उसने रवि के गले को अपनी ठंडी उंगलियों से जकड़ लिया। वह अब तुम्हारी नहीं रही रवि, वह मेरी है, और अब मुझे वह चाहिए जिसके लिए मैंने तुम्हें जिंदा रखा था। ड्रैकुला ने रवि की कलाई पर अपने नाखून गड़ा दिए। रवि का गर्म खून एक प्याले में गिरने लगा। जैसे ही ड्रैकुला ने वह खून पिया, उसका शरीर और भी विशाल और भयानक हो गया। उसकी खाल फटने लगी और नीचे से काले पंख और नुकीली हड्डियां बाहर निकल आईं। वह अब इंसान नहीं बल्कि एक आदिम राक्षस दिख रहा था। रवि दर्द से तड़प रहा था, लेकिन तभी उसे एरिक की आखिरी फुसफुसाहट सुनाई दी। रवि, संदूक की राख। उसके दिल में रवि ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उस पुराने पत्थर के संदूक की ओर झपटा, जहां सदियों पुरानी काली राख जमा थी। उसने मुट्ठी भर राख ली और उसे अपने चाकू की नोक पर लगा लिया। जैसे ही ड्रैकुला उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए झपटा, रवि ने वह चाकू सीधे राक्षस के सीने के पार कर दिया। एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरी पहाड़ी को हिला दिया। ड्रैकुला का शरीर भीतर से जलने लगा। नीली और काली लपटें उसकी आंखों से बाहर निकलने लगीं। नहीं, यह अंत नहीं हो सकता, ड्रैकुला चिल्लाया। उसका शरीर धीरे धीरे धुलने लगा और अंत में वह सिर्फ एक काली राख का ढेर बनकर रह गया। धुआं छंटा। रवि बुरी तरह जख्मी था,
लेकिन वह खुश था कि उसने शैतान को खत्म कर दिया। वह मीरा के पास पहुंचा और उसके बंधन खोल दिए। मीरा, उठो, सब खत्म हो गया, वह मर गया। रवि ने उसे गोद में उठा लिया। मीरा ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन वे आंखें वैसी नहीं थीं जैसी रवि को याद थीं। वे पूरी तरह काली थीं, न पुतली न सफेद हिस्सा, सिर्फ एक गहरा अनंत अंधेरा। वह धीरे से मुस्कुराई। उसके होंठों के कोने से 2 लंबे नुकीले दांत बाहर निकले। वह मर गया रवि। मीरा की आवाज में ड्रैकुला की वही हंसी गूंजी। लेकिन उसका प्याला अब मैं हूं। इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता, मीरा ने अपनी पकड़ उसके गले पर मजबूत कर ली। रवि की चीख गुफा की दीवारों से टकराकर दम तोड़ गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो राखा गांव पूरी तरह खाली था। बर्फ पर सिर्फ खून के धब्बे थे जो धीरे धीरे धुंधले पड़ रहे थे। रवि की डायरी का आखिरी पन्ना हवा में उड़ रहा था, जिस पर खून से सिर्फ एक शब्द लिखा था, अमृता। अंधेरा गहरा रहा है और शैतान की प्यास अभी बुझी नहीं है। क्या आप रवि का बदला लेते हुए देखना चाहते हैं या मीरा का अगला शिकार बनना पसंद करेंगे? इस कहानी का अगला हिस्सा और भी खौफनाक होने वाला है। अगर अपनी जान और नींद प्यारी है तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी बजा दें, वरना शायद अगली कहानी आपके ही शहर की हो। मिलते हैं अगली डरावनी रात में, अगर आप जिंदा रहे तो।